2017 का वो वक्त था जब चर्चा एक नाम की हो रही थी। वो नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, परिचय के वो मोहताज नहीं है, वो है वरुण गांधी। 2017 में चल रही थी वरुण गांधी के नाम की आंधी। पोस्टर बैनर छप चुके थे और लग भी रहे थे। चर्चा ये थी कि क्या उन्हें सीएम के तौर पर उतारा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब तस्वीर साफ होती गई तो पता चला कि उनका नाम हटा दिया गया है। और ऐसा ही कुछ अपर्णा यादव के साथ भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव को केवल एक छोटी सी जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं अपर्णा यादव को लेकर हो तो रही है, लेकिन उनके पार्टी छोड़ने को लेकर भी हो रही है। आज विस्तार से बात करेंगे राजनीति के उन तमाम बड़े बड़े पहलुओं पर जिन पहलुओं ने बहुत कुछ इतिहास लिखा भी है और बहुत कुछ सिखाया भी है। तो नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा और खास प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में चर्चा आज हम कर रहे हैं अपर्णा यादव की। क्या है राजनीति का वो पूरा इतिहास और क्या भारतीय जनता पार्टी केवल जोड़ तोड़ की राजनीति करना ही जानती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। और सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि सर और मैं लगातार बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं और जनता को ये बताते हैं कि आगे राजनीति में और क्या होने वाला है और क्या स्थितियां पिछली रही हैं। सर, शुरुआत मैं अपर्णा यादव से कर लेता हूं। अपर्णा यादव एक ऐसा नाम है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव को बीजेपी ने केवल महिला आयोग का एक उपाध्यक्ष ही बना दिया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव का दर चलका है कि केवल छोटी सी जिम्मेदारी दी गई। वो अखिलेश यादव जो कभी अपर्णा पर बात नहीं करते थे। चाचा शिवपाल भी कहीं ना कहीं अपर्णा को लेकर थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात करें तो क्या जिस तरीके से हमने देखा है बीजेपी ने अपर्णा यादव के साथ ही नहीं, इससे पहले कई बड़े चेहरों के साथ इस तरीके का खेल किया है, तो क्या कह रहा है सर राजनीति का पूरा इतिहास और किस तरीके की सियासी गणित इस वक्त नजर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से कहा भी जाता है राहुल कि अपने तो अपने होते हैं, और यहाँ पर जो अखिलेश यादव का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अपनापन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपर्णा यादव जरूर नाराज होकर अपने परिवार से बीजेपी में शामिल हो जाती है, बीजेपी के अंदर जाकर राजनीति करती हुई नजर आती है। लेकिन जो मौके उनको मिलने चाहिए थे या जिन मौकों की तलाश में वो बीजेपी में शामिल हुई थी राहुल, वो मौका हमारे दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनको इन 2-2.5 साल के वक्त में कभी भी नहीं मिला, बल्कि 3 साल के लगभग वक्त आप कह सकते हैं उनको नहीं मिला। तो यहाँ पर यही सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या बीजेपी सिर्फ ऐसे नामों का इस्तेमाल अपने प्रचार प्रसार के लिए करना चाहती है कि भाई देखिए, हमने सपा परिवार से, यूं कहा जाए कि मुलायम परिवार से हमने उनका एक सदस्य तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया और इस तरह से उनकी पराजय दिखाना चाहते हैं या पराजय करना चाहते हैं। लेकिन जब बारी आती है कि इन लाए हुए चेहरों का या ये जो चेहरे शामिल होते हैं इनको कुछ देने का वक्त आता है, इनको कुछ दिया जाना चाहिए, उस वक्त बीजेपी के तमाम बड़े नेता अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। और यहाँ पर जो भी सदस्य बीजेपी में शामिल होते हैं राहुल, वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं कि ये हमने क्या कर डाला। एक तरफ तो हम अपने परिवार से दूर चले आए हैं, वहीं जिनके साथ शामिल हुए हैं उनके भी हाव भाव हमें देखकर हमारे साथ में उतने बेहतर नजर नहीं आते, जिसकी बिना पर यह कहा जाए कि हमारा जो कह सकते हैं कि जिस तरह से इज्जत सम्मान होना चाहिए वैसा इज्जत सम्मान नहीं हो रहा है। आप सिर्फ अपर्णा का जिक्र मत कीजिए, आप जरा वरुण गांधी के ऊपर गौर करें। हालांकि शुरुआत आपने जरूर वरुण गांधी से की, लेकिन मैं थोड़ा इसका विस्तार देना चाहूंगा कि 2017 का वो वक्त था जब केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे लगभग ऐसा माना जा रहा था कि उनके नाम पे सीएम पद जो है वो आ सकता है। लेकिन देखिए रातों रात कैसे खेल बदलता है, और इसी कड़ी में हम वरुण गांधी को भी देखते हैं। उनके नाम के पोस्टर कई जगह पर लगते हुए नजर आए कि उत्तर प्रदेश के भावी सीएम, तमाम तरह की बातें उनके लिए कही गई। लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए अचानक से नाम निकलकर सामने आता है, एक तरीके से कहा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिनके बाद सारे नाम पीछे छूट जाते हैं, सारे नाम कहीं ना कहीं उनसे दूर छिटक कर चले जाते हैं। 2017 के बाद फिर कभी वरुण गांधी को लेकर वो चर्चा नहीं की गई जो की जानी चाहिए थी। हालांकि 19 में भी उनको टिकट मिला,
सांसद भी बने, लेकिन 24 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि वरुण गांधी का नाम टिकट लिस्ट से ही क्या कर दिया गया राहुल, बाहर कर दिया गया। अब जबकि वरुण गांधी कह सकते हैं कि अपने भाई बहनों की तरफ देख सकते थे, परिवार की तरफ देख सकते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ जा सकते थे, लेकिन वो बीजेपी में अडिग रहे और अभी भी वो बीजेपी में अडिग है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी उनको दरकिनार कर रही है, कहीं कोई बड़ा फैसला लेते हुए वो भी नजर ना आए, क्योंकि अपर्णा यादव को लेकर भी यही खबरें हैं कि वो भी बीजेपी की जो साजिश है, एक तरीके से कहा जाए कि पहले तो पार्टी में शामिल करा लो, लेकिन पार्टी में शामिल कराने के बाद कोई भी बड़ा ओहदा आप उनको मत दो। अखिलेश यादव यही बात कहते हैं कि 100 के 100 पदों पर बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, बाहर से अगर कोई शामिल होता तो बीजेपी उनको कोई भी बड़ा ओहदा, कोई भी बड़ा पद नहीं देती है। इससे ये समझ में आता है कि बीजेपी अपने अलावा किसी को नहीं बढ़ाना चाहती है। पूरे का पूरा मसला राहुल यही है कि यहाँ पर अपर्णा यादव अगर सपा में शामिल हो जाती हैं तो ये बात आप तय मानकर चलिए कि घाटा यहाँ पर बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा। ऐसा कोई नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। और अपने दर्शकों को बता दें कि ये हाल अपर्णा यादव का नहीं, ये हाल कुछ ऐसा चंपाई सोरेन का भी है। चंपाई सोरेन जो हेमंत सोरेन के करीबी, चंपाई सोरेन जिनका इतिहास में नाम बहुत बड़ा है, जिन्होंने शिबू सोरेन के साथ मिलकर जेएमएम को मजबूत किया। चंपाई सोरेन जो अपने बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हो गए, लेकिन क्या सीएम बनने का सपना उनका पूरा हो पाएगा? महाराष्ट्र चले आते हैं। हेमंत सोरेन से अलग अगर चले आए महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर हम देखते हैं उद्धव ठाकरे के करीबियों में एक नाम एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे अपने उन तमाम विधायकों को लेकर रातों रात बीजेपी के पास चले आते हैं। बीजेपी उन्हें सीएम तो बना देती है, लेकिन इस बार चर्चा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले हो रही है कि क्या शिंदे को सीएम बनाया जाए या न बनाया जाए। और ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि वरुण गांधी, मेनका गांधी ये बहुत बड़ा चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी में इन्हें आए काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन ना तो वरुण गांधी को बीजेपी में कोई बड़ी जगह दी गई। हालांकि मेनका गांधी की बात करें तो बाल विकास मंत्रालय उन्हें दिया गया, बीजेपी सरकार में अच्छी पकड़ उनकी रही, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने न सिर्फ वरुण गांधी को अगर मैं कहूं तो दरकिनार किया, बल्कि लिस्ट से मेनका गांधी भी कहीं ना कहीं पीछे हटती नजर आई। सर, जो राजनीतिक इतिहास हम भारतीय जनता पार्टी का देख रहे हैं, क्या जो अपर्णा यादव के साथ हुआ यही वरुण के साथ भी किया गया, मेनका गांधी के साथ भी हुआ। अब तो स्मृति ईरानी का जिक्र कर लेते हैं। अमेठी से चुनाव हार जाती है तो मोदी मंत्रिमंडल से बाहर, और स्मृति ईरानी का कांग्रेस पार्टी के लिए तारीफ देखी जा रही है। लेकिन सर, वरुण गांधी और मैं मेनका गांधी का जिक्र कर लूं, गांधी परिवार का ही ये एक हिस्सा है और वो बात अलग है कि परिवारों के बीच बनती नहीं है, लेकिन कभी भी देखा जाए तो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, इन्होंने कभी माँ बेटे पर निशाना नहीं साधा वरुण गांधी और मेनका गांधी पर। लेकिन जिस तरीके से अब सियासी हालात को हम देख रहे हैं कि लगातार बदल रहे हैं, तो ऐसे में क्या वरुण गांधी, मेनका गांधी इनके क्या कांग्रेस में आने के कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल। और मुझे याद है वरुण गांधी का भी वो स्टेटमेंट, जब उनसे पूछा गया था राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बारे में, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि वो मेरा खून है और खून हमेशा खून को पुकारता है, खून पे मरता है। ये सब बातें कहीं ना कहीं वरुण गांधी ने कही। बीते दिनों ये भी खबर है कि केदारनाथ में राहुल गांधी की मुलाकात वरुण गांधी से होती है और तमाम तरह कयास इस तरह के भी लगे कि वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। तो ऐसी तमाम बातें होती रहती है। लेकिन अभी भी देखिए, वरुण गांधी जस के तस बीजेपी में बने हुए हैं, मेनका गांधी जस की तस बीजेपी बनी हुई है। लेकिन अगर लंबे समय तक उनको दरकिनार किया जाता रहा या उनको साइडलाइन किया जाता रहा, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वरुण गांधी है, मेनका गांधी कोई बड़ा कह सकते हैं फैसला कर सकते हैं। आपने कई नामों का जिक्र किया, आप जरा नवीन जिंदल की बात कर लीजिए। आप हरियाणा में उनकी माँ और वो दोनों शामिल होते बीजेपी में, लेकिन उनकी माँ को टिकट नहीं मिलता, सावित्री जिंदल को, वो अब बागी हो जाती हैं कि भाई मुझे बीजेपी के साथ नहीं रहना है, मुझे बीजेपी से हटना। दूसरे चौटाला को देखिए जरा, बीजेपी के साथ आते हैं फिर हाथ जोड़ लेते हैं, भाई बीजेपी के साथ मुझे नहीं रहना है। अकाली दल को आप देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के साथ गए तो, लेकिन फिर उनसे हाथ जोड़कर वापस आ गए। आप मध्य प्रदेश में देखिए, सिंधिया का जिक्र आप कर, राहुल गांधी के बहुत करीबी होते थे, करीब बिल्कुल बैठा करते थे संसद में भी, लेकिन अचानक से उनका मोह भंग होता है और सीएम बनने की लालसा में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं कि भाई हम भी आपके साथ हैं। लेकिन होता क्या है, सिंधिया बीजेपी में तो आते हैं, लेकिन सीएम बन जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। तो कुल मिलाकर बीजेपी
ने जिस तरह का ये अंदाज पेश किया, जिस तरह की बातें पेश की, उससे ये समझ में आता है कि बीजेपी सिर्फ लोगों का क्या इस्तेमाल करना जानती है। अपर्णा यादव लगातार शिद्दत के साथ में बीजेपी के साथ अडिग होकर खड़ी रही। राम मंदिर से लेकर तमाम सारे मुद्दे पे अपनी कह सकते हैं कि बड़ा जो कह सकते हैं बयान है खुलकर वो देती हुई नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तरफ बीजेपी नहीं देखती है। तो अपने आप में सवाल खड़े हो जाते हैं राहुल की क्या वाकई बीजेपी जो है अपने नेताओं की, या जो बाहर से आए हुए नेता हैं उनको तवज्जो नहीं देना चाहती। आप जरा कह सकते हैं कि हार्दिक पटेल के बारे में आप देखिए, गुजरात में जो बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे एक समय गुजरात के, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, आज उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो ऐसे कई नाम है जो बीजेपी में शामिल तो होते हैं। अब आपने चंपई सोरेन का जिक्र किया राहुल, चंपई सोरेन के बारे में अगर आप देखिए तो एक समय में मुझे लगता है कि वो जेएमएम के सबसे ज्यादा अनुभवी मजबूत सिपाहियों में से एक रहे हैं। 90 के दशक से उन्होंने शिबू सोरेन के साथ में राजनीति में कदम रखा है और जेएमएम के जरिए झारखंड को अलग राज्य बनाने की मुहिम लड़ी है और कई बार वो कह सकते हैं मंत्री भी रहे हैं। हेमंत सोरेन जब जेल जाते हैं तब कोई नाम वो लिखते हैं तो वो चंपई सोरेन का नाम होता है। राहुल, यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि जो कह सकते हैं हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन, वो भी मुख्य कह सकते हैं एमएलए हैं, वो भी विधायक। अगर हेमंत सोरेन को अपने परिवार बात को ही आगे बढ़ाना होता तो अपने भाई को सीट दे सकते थे या फिर अपनी पत्नी का नाम आगे कर सकते, लेकिन उन्होंने हेमंत सोरेन ने जो है चंपई सोरेन का नाम आगे किया। लेकिन देखिए वही जिस तरह से बीजेपी ने उनको बरगलाया कि भाई आप हमारी तरफ आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे या फिर आपको डिप्टी सीएम बना देंगे या केंद्र में कोई बड़ा पद दे देंगे, लेकिन ये सब बातें क्या सिर्फ बातें ना रह जाएं, क्योंकि जिन 14 सीटों के ऊपर बीजेपी को एक भी सीट नहीं आई, कोल्हान का पूरा वो इलाका है जो पूर्वी सिंहभूम है और पश्चिमी सिंहभूम है और ये तमाम जो जगह है यहाँ पर 14 सीटें आती हैं विधानसभा की और 14 की 14 सीटों पर बीजेपी की हार होती है और ये 14 सीटें जो हैं ये एक तरीके से चंपई सोरेन के गढ़ की सीटें हैं। और तो और यहाँ पर जो रघुवर दास जो मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उनको भी हार मिलती है। तो ऐसे में चंपई सोरेन को बीजेपी इस्तेमाल तो करना चाहती है, लेकिन क्या उनके मन मुताबिक उनको सीटें देती हुई नजर आएगी, क्या उनको पद देती हुई नजर आएगी, या फिर सिर्फ अपने कह सकते हैं सियासी फायदे के लिए वो ये सब करती हुई दिखाई पड़ेगी। सर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जो जुड़ा उसका कहीं ना कहीं बहुत बुरा हाल हुआ। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जुड़कर सरकार बनाते हैं। हमने देखा उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। यही अब हम देख रहे हैं कि झारखंड में भी देखा जा रहा है। जो चंपई सोरेन है बहुत करीबी हेमंत सोरेन के, शिबू सोरेन के करीबी, इनको बीजेपी ने जो है अपनी तरफ खींच लिया। और देखिए नीतीश कुमार का जिक्र हम कैसे भूल जाएं। नीतीश कुमार जो कि अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ मौजूद है, लेकिन एक वक्त में हमने देखा था विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ ही एक बड़ी साजिश रच दी गई थी। कोरोना जैसे वक्त में बीजेपी चुनाव को कैसे जीते ये तैयारी कर रही थी और देखा हमने नीतीश कुमार का क्या हाल हुआ, जेडीयू का क्या हाल हुआ। तो क्या बीजेपी का ये इतिहास पहले जो रहा है वो आज भी यही देखा जा रहा है कि जो जो इनके साथ जुड़ी रही है पार्टियां, कहीं ना कहीं उनका इतिहास जो है खत्म करने का काम किया गया। और ताजा उदाहरण हम बात कर रहे थे हरियाणा का, जहाँ पे जेजेपी दुष्यंत चौटाला का कहीं ना कहीं बुरा हाल हुआ, उनके कई जो है पार्टी के लोग जो है वो बीजेपी की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, न सिर्फ दुष्यंत चौटाला बल्कि आप कांग्रेस पार्टी को देखिए, आप कर्नाटक देखिए, आप जो है मध्य प्रदेश देखिए, आप गोवा देखिए, यहाँ पर लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकारों को तोड़ा गया, उनके विधायक को अपने में मिलाया गया। ये पूरे का पूरा खेल देखा है सबने। सिंधिया को मिलाया गया, कई ऐसे नेता जिनको अपने पक्ष में लाया गया, पाले में लाया गया सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए। एक वक्त तो ऐसा था कि अजीत पवार तक को लेकर आया गया कि भाई आप आइए, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, रातों रात सरकार बनाई गई। तो ऐसे कई सारे काम हैं जो बीजेपी ने किए सिर्फ सत्ता के लिए। अभी आप जरा देखिए कि महाराष्ट्र की राजनीति को जरा देखिए कि जहां पर जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको अब उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने बैठा दिया सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए। सत्ता का इतना लालच आखिर क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। और साथ में ये भी बन जाता है सवाल कि जो भी लोग बीजेपी के साथ जुड़े हैं, क्या आगे चल के बीजेपी उनको भी कोई बेहतर मुकाम देगी या सिर्फ वायदों और कह सकते हैं कि सिर्फ इस तरह की चीजों के सहारे उनको आगे बढ़ाती हुई नजर आए। क्योंकि हम देख रहे हैं अपर्णा यादव का नाम जब से सामने आया है कि वो बीजेपी से नाराज है, यही बात निकलकर सामने आती है कि इतनी शिद्दत से उन्होंने बीजेपी के साथ 2-2.5-3 साल का वक्त बिताया, लेकिन बीजेपी ने फिर भी उनके साथ जिस तरह की नाइंसाफी की है, जिस तरह से उनको
पिछले पायदान पर रखा है, वो कहीं न कहीं उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किलों का सबब बना है और यही वजह है कि बीजेपी से अब वो अलग होना चाहती हैं और खबर लगभग ये पुख्ता है कि वो सपा के अंदर जा सकते हैं। अपने परिवार में उनकी एंट्री फिर से होने वाली है। ऐसा होता है तो ये मानकर चलिए उपचुनावों से पहले बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर है, जिसके ज़रिए ये भी माना जा सकता है कि आने वाले दिनों के उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये देखिए एक दिलचस्प बात है कि उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी एक बड़ा फैसला कर देती है। फैसला ये है कि महिला आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन ये पद अपर्णा यादव को मंजूर नहीं। तो ऐसे में क्या अपर्णा यादव के बागी तेवर अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे? और सर, हम और आप काफी समय से चर्चा अपर्णा यादव को लेकर कर भी रहे थे और राजनीतिक गलियारों में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि इतने लंबे वक्त हो जाने के बावजूद अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने कोई रोल नहीं दिया। हमने देखा कि कई बड़े बड़े चेहरों को उन्होंने जगह दी है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि कई नेताओं को उन्होंने प्रचार प्रसार में उतारा, लेकिन अपर्णा यादव का तब से कोई रोल नजर नहीं आया जब से वो बीजेपी में शामिल। देखिए, बिल्कुल किरण चौधरी कुछ दिनों पहले बीजेपी में शामिल होती हैं, कुछ दिनों के बाद उनको राज्यसभा सीट मिल जाती है। आप देखिए, अशोक चौहान बीजेपी में शामिल होते हैं, राज्यसभा सीट मिल जाती है। आप जरा उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, बिहार में चुनाव हारते हैं, बीजेपी उनको राज्यसभा भेज देती है। तो ये जो तमाम चीजें बताती हैं कि क्या सिर्फ जो परेशानी का अपर्णा यादव से ही है कि उनके ऊपर बीजेपी विचार नहीं करना चाहती, या विचार किया तो उनको बहुत गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि आपने सही कहा कि चुनाव प्रचार में भी उस तरह दिखाई नहीं पड़ी जैसे उनको दिखाई देना चाहिए था। उतनी शिद्दत के साथ में वो बीजेपी के साथ काम करना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने शायद उस ढंग से उनका इस्तेमाल नहीं किया जिस ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। बेहतरीन वक्ता है, जब भी अपनी बात रखती है बहुत सहज और बहुत सरल तरीके से अपनी बात रखती हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी बातों को नजरअंदाज करके बीजेपी ने तमाम और लोगों को मौके दिए हैं, तो सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या जो अपर्णा यादव है उनके साथ में बीजेपी जो है बहुत आगे तक नहीं जाना चाहती थी, या फिर उनको एक तरीके से कहा जाए कि दरकिनार रखना चाहती थी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और साथ में ये भी सवाल बनता है राहुल की, क्या आने वाले दिनों में कुछ और चेहरे भी हैं जो बगावत करते हुए बीजेपी से अब नजर आएंगे? आप देखिए, मैंने गुजरात के हार्दिक जो पटेल के बारे में जिक्र किया कि वो भी एक बड़े नेता थे, लेकिन उनको भी दरकिनार कर दिया गया। तो हो सकता है आने वाले दिनों में बीजेपी की जो पॉलिसी है वो उसके ऊपर ही भारी पड़ती हुई नजर आए, क्योंकि देखिए, आप कह सकते हैं कितना भी आसमान पे बुलंदियों पे चले, लेकिन आपको वापस जमीन पे आना पड़ता है, और यही बीजेपी शायद मूल मंत्र भूल रही है। आप देखिए, बीजेपी कह रही थी 400 पार, उनके तमाम नेता कह रहे थे इसको कोई नहीं रोक सकता, और यही बीजेपी कह सकते हैं 240 पे अगर रुक जाती है। तो ये तमाम उदाहरण ऐसे हैं जो बताते हैं कि ज्यादा अहंकार करना, ज्यादा बड़बोलापन दिखाना, ज्यादा अपने आप को दूसरों से बेहतर बताना कहीं ना कहीं आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। और जिनको आप कुछ नहीं समझते, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, उन्होंने आपको नाको चने चबा दिए। इसीलिए आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी ने कोई सही रणनीति नहीं बनाई, ऐसे नेता जो अपर्णा यादव सरीखे नेता है उनको अगर सहेज के नहीं रखा, तो यहाँ बीजेपी की हार आप मान के चलिए, सुनिश्चित मान के चलिए, क्योंकि बीजेपी को फिर जो कह सकते हैं कि मजबूती के साथ में आगे बढ़ाने वाले नेताओं की कमी देखने को मिल सकती है। सर, अगला सवाल मेरा यहाँ पर ये रहेगा कि अपर्णा यादव के बाद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या अगला बड़ा नंबर अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, संजय निषाद इनका हो सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव का बयान सामने आया था, जब सीएम कुर्सी को लेकर बीजेपी में काफी ज्यादा अगर कहें तो लड़ाई देखने को मिली थी केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ के बीच में, तो 100 लाइए और सरकार बनाइए, तो वो जो बयान उन्होंने उस वक्त दिया, उसके बाद माना जाने लगा कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो सीट शेयरिंग का जो मामला फंस गया है बीजेपी के सहयोगी पार्टी बीजेपी के बीच में, तो क्या अब अपर्णा यादव के बाद ये कुछ बड़े चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ आने वाले वक्त में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? जयंत चौधरी तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ रहकर काम कर चुके हैं। बिल्कुल। देखिए, सिर्फ जयंत चौधरी, ओपी राजभर भी आप देखिए, वो भी सपा के साथ थे। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल का जिक्र आप कर सकते हैं, ओपी राजभर का जिक्र कर सकते हैं, संजय निषाद का जिक्र कर सकते हैं, राजा भैया का भी जिक्र कर सकते हैं। उनको लेकर भी लगातार खबरें आती रही कि उनका बीजेपी से इस तरह से मोहभंग हुआ कि उन्होंने खुले तौर पर सपा का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कई सीटों पर तो ये माना जा रहा है कि राजा भैया की वजह से जो समाजवादी पार्टी की जीत हुई और वही बीजेपी की हार हुई है। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि जितने भी सहयोगी दल
खासकर उत्तर प्रदेश में है, वो सब नाराज नजर आते हैं। जयंत चौधरी से लेकर अनुप्रिया पटेल हों या फिर ओपी राजभर हों, संजय निषाद हों, सब कहीं ना कहीं खफा नजर आते हैं। बिहार अगर चलेंगे तो वहां पर भी चिराग पासवान बहुत खुश नहीं है, उनके भी बीजेपी छोड़ने की जो अटकलें हैं वो लगातार राहुल बनती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे कई जगह हैं, कई कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। और साथ में ये भी लग रहा है कि अगर बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने अगर बगावत कर दी तो बीजेपी की सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि बीजेपी की सरकार इस समय केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, वो दोनों बैसाखियों के सहारे हैं। नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो या शिंदे हो, अगर ये बीजेपी से अलग थलग होते हैं तो बीजेपी की सरकार फिर केंद्र में टिक नहीं पाएगी। और ऐसे भी लगातार कहा जा रहा है कि सरकार की जो उम्र है वो बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखिए कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर जो उनके सहयोगी दल उनकी राय अलग नजर आती है। आप देखिए वक्फ बोर्ड के मामले पर भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की राय जो है वो अलग नजर आती हैं। आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान अपनी ही पार्टी का कह सकते हैं खिलाफत करते हुए नजर आते हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर ये समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या पीएम मोदी तीसरा जो टर्म उनका है पीएम पद का, क्या पूरा वो कर पाएंगे, क्योंकि अगर सहयोगी दलों ने अपना समर्थन वापस लिया नाराज होकर तो यहां उनको सरकार से जाना पड़ेगा। तो ये वाकई देखिए, अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा दिलचस्प राजनीति इसलिए और होती जा रही है क्योंकि जहां हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जो 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको अलग थलग रखा गया। उन्हीं एक चेहरों में बड़ा चेहरा बबीता फोगाट का भी है, उन्हीं में एक नाम सावित्री जिंदल का भी है। ऐसे बहुत सारे नेताओं का जिक्र कर लेते हैं, रणजीत सिंह जिन्होंने बीजेपी को ही छोड़ दिया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं एक भगदड़ सी मची है। कांग्रेस पार्टी ने जहां विनेश फोगाट को, बजरंग पुनिया को बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो ये जो तमाम इतिहास इस वक्त देखे जा रहे हैं चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियों का, ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या आगामी समय के जो भी चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, चाहे हरियाणा विधानसभा चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव हो, बिहार विधानसभा चुनाव हो, क्या ये एक जो रिजल्ट लेकर आएंगे वो एक चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, और आखिरी सवाल ये है कि अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी में जाती है तो क्या बड़ा रोल उन्हें समाजवादी पार्टी देगी और पूरा परिवार क्या मिलकर बीजेपी को हराने में, या मैं यूं कहूं कि वाकई अपर्णा का सपा में जाना और बीजेपी का 10 सीटों पर हारना कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है वो इतिहास या बड़ी क्रांति लिख सकता है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रेडिक्शन राहुल आपका। और जाहिर बात है कि जब हम उत्तर प्रदेश चुनाव को का जो कह सकते हैं कि एग्जिट पोल बना रहे थे, हमारे तमाम सारे लोग यहाँ वहाँ थे, उन्होंने जो रिपोर्ट्स भेजी उसके आधार पर जो हमने एग्जिट पोल बनाया था राहुल, आपको ठीक ठीक याद होगा उस समय हमने सपा को लगभग 40 सीटों का आसपास रखा था और किसी ने भी उनको 10 से 12 सीटें ज्यादा नहीं दी थी। तो जो आपका आंकड़ा, आपने जो बात कही, मैं दरअसल मुझे वही सब चीज याद आ गई कि आपने अगर ये बात कही है कि 10 की 10 सीटें बीजेपी हार सकती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हारने के कारण खुद बीजेपी तलाशती नजर आ रही है कि अपने बड़े नेताओं को, दिग्गज नेताओं को वो दरकिनार कर रही है। और साथ में कह सकते हैं जो लोगों के बीच मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ अपने नेताओं का इस्तेमाल करती है और फिर उनको दरकिनार करती हुई नजर आती है। अपर्णा यादव को लेकर तो एक इमोशन इम्पैक्ट ये भी है कि अपर्णा यादव अपने परिवार की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, अपने परिवार को छोड़कर कह सकते हैं बीजेपी का दामन उन्होंने थामा, लेकिन बीजेपी ने उसके बदले उनको कुछ नहीं दिया। इस के जरिए अगर वो कह सकते हैं जनता के बीच जाएंगी राहुल, तो यहाँ पर आप यकीन मानकर चलिए कि पब्लिक का कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो सपा को और खासकर अपर्णा यादव को मिलता हुआ नजर आएगा। और बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल बात यही होगी कि इसको कवर अप कैसे करेगी, क्योंकि लगातार वरुण गांधी के ऊपर पहले ही बीजेपी घिरी हुई थी कि भाई उनको आपने टिकट क्यों नहीं दिया। अब यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो अपर्णा यादव अगर अपनी घर वापसी करती हैं तो फिर बीजेपी के ऊपर सवाल उठेंगे कि वो अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। खासकर जो बड़े कह सकते नेता के कद जैसे बड़े होते हैं उसके बाद बीजेपी के नेताओं के पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं और वो उनको दरकिनार करना शुरू कर देते हैं। अपर्णा यादव की अगर घर वापसी होती है तो ये यकीन मानिए जिस तरह से आपने कहा है कि उपचुनाव में बीजेपी की हार कहीं ना कहीं तय होती हुई नजर आएगी।
मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर अपर्णा यादव सपा खेमे में आती हैं तो यहाँ से बीजेपी को न सिर्फ झटका लगेगा बल्कि उपचुनाव में उनके खाते में जो सीटें कह सकता आने वाली थी उसमें भी कटौती होती हुई नजर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कहीं ना कहीं चर्चा करके उन मुद्दों पर एक प्रकाश डालकर ये बताया कि क्या राजनीति में इन दिनों चल रहा है, आने वाले समय में क्या हो सकता है और अपर्णा यादव का एक बड़ा कदम कैसे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर हरा सकता है। मैं चाहूंगा जो जनता हमारे इस प्रोग्राम को देख रही है वो भी अपनी राय जरूर रख के बताए क्या कुछ आगे वाकई ऐसा हो रहा है और क्या बीजेपी को चुनावों में झटका लग सकता है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे और मेरे सहयोगी अमन सर को। नमस्कार।